हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। मैं हूं आपका दोस्त सी सतीश अनेजा और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं इनकम टैक्स का जो इतना बढ़िया टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसी कंफर्मेशन के साथ मैं आपको कल वाली जगह से थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, जब हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमें इनकम टैक्स का पूरा मूल रूप समझना चाहिए। जब हम मूल रूप की बात करते हैं तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि इनकम टैक्स की पावर सरकार को, यानी कौन सी सरकार को, आपका आंसर आना चाहिए केंद्र सरकार को कहाँ से मिलती है। केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी दो भाग हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं खर्चों की और रेवेन्यू की। रेवेन्यू के लिए भी दो तरह के बोर्ड बने हुए हैं, जहां हम बात करते हैं, फटाफट से बताइए, सीबीडीटी और सीबीईसी या आईसी। अब हो गया सर सीबीआईसी, ठीक है जी। आईसी रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट एंड कस्टम, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होने के बाद साथ ही साथ उसमें कस्टम जोड़ा गया। और दूसरी बात हम बात करें सीबीडीटी की, तो डी डिनोट्स डायरेक्ट टैक्स। डी क्या प्रदर्शित करता है? प्रत्यक्ष कर। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये आपको ध्यान रखने हैं, दोनों बोर्ड का अलग अलग काम। ये हमने समझ लिया। इससे पिछली क्लास में हमने समझ लिया धारा 4 के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि उसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है। अब हम उससे आगे की जर्नी शुरू करते हैं। 13 स्टेप्स, जी हाँ 13 स्टेप्स में इनकम टैक्स को जानेंगे, फटाफट से जानेंगे। इन स्टेप्स को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में 1 बाय 1 भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना। रेजिडेंशियल स्टेटस, अब ये क्या होता है? सबसे पहले टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये तभी पता चलेगा जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा। अब ये क्या होता है? आपने सुना है ना एनआरआई आया है, आपने सुना है ना एनआरआई, वो क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फिल्मों में देखते हैं और पंजाबी फिल्मों में तो हम अक्सर देखते हैं कि ये पर्सन एनआरआई है। अब जब हम एनआरआई की बात करते हैं तो यानी कि वो है तो इंडियन, वो तो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मतलब इंडिया का रहने वाला नहीं है। किसकी दृष्टि से? इनकम टैक्स की दृष्टि से। और अगर हम बात करें रेजिडेंट है तो इसका मतलब वो इंडिया में रहने वाला है। इसकी लिमिटेशंस को, इसके बारे में पूरी डिटेल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जहां हम इसको पूरा तोड़ मरोड़ कर समझेंगे कि क्या होने पर क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवासीय स्थिति। हिंदी में अगर आप देखेंगे मेरे नोट्स को तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा निवासीय स्थिति। इसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है, ये हुआ हमारा स्टेप 1। इसके आगे की जब हम जर्नी बढ़ते हैं तो इसके आगे की जर्नी में अब हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। अब इनकम का क्या करना है? हमें क्लासिफिकेशन करना है, उसका श्रेणीबद्ध करना है। देखिए, मान लीजिए मैं इंडिया का नागरिक, अब कंफर्म हो गया कि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं। मैंने वर्ड बोला रेजिडेंट। यहां पे हम वो नागरिक सिटीजन वाली बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर 182 दिन वाली कोई कहानी होती है जो अगले चैप्टर में जाके समझेंगे। पर अब मान लेते हैं कि मैं इंडिया का ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूँ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मेरी अब इनकम को देखा जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा, श्रेणीबद्ध किया जाएगा। जब हम बात करते हैं श्रेणीबद्ध करने की, तो श्रेणीबद्ध करने के लिए यहाँ पर 5 हेड्स दिए गए हैं। इन हेड्स को हम 1 बाय 1 आगे जाकर समझने वाले हैं, पर हम उनका नाम देख लें। सबसे पहले क्या आएगा आपके लिए? सैलरी। सबसे पहले आपके लिए आता है सैलरी। सैलरी के बाद आता है आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी, जिसे मैं एचपी से लिख रहा हूँ, यानी कि घर की आमदन, घर किराए पे देकर, घर के किराए से आमदन, हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं ये देखिए सेक्शन वाइज सेक्शन चल रहा हूँ। तीसरे नंबर पर हम करेंगे व्यापार से आए, व्यापार या पेशे से आए, व्यापार या पेशे से आए, जिसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोलते हैं, पीजीबीपी बोल देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद हमारे पास अर्निंग आती है कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन क्या होता है? आप अपनी संपत्तियों को जब बेचते हैं, उनसे जो मुनाफा होता है
जैसे आपने शेयर्स बेच दिए, जैसे आपने ज्वेलरी बेच दी, जैसे आपने घर बेच दिया, जैसे आपने दुकान बेच दिया, जैसे आपने खेत बेच दिए, उन सब से जो आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसको भी हम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय, जो इन 4 स्रोतों में नहीं आता वो अन्य स्रोत में कवर कर लिया जाता है। जैसे लॉटरी से आए, पेंशन वगैरह से आए, ठीक है, या कहीं से आपको मिल गया गिफ्ट, वो कहाँ आ जाता है, अदर सोर्सेज में से, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, यानी कि श्रेणीबद्ध कर लिया। हिंदी में इसको लिखेंगे श्रेणीबद्ध कर लिया हमने। आपकी आय को क्या कर लिया, श्रेणीबद्ध, कि कहाँ से आई हुई है। यहाँ पर आपका क्या था, निवासीय स्थिति। नहीं तो हिंदी वाले स्टूडेंट ना मेरे से नाराज हो जाते हैं, सर आप इंग्लिश में लिखते हो, पर मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं बोल तो रहा ही हूँ, हाँ नोट्स बनाने हैं मेरी क्लास में, मैं ऑलरेडी बार बार बोलता हूँ कॉपी लगा लो नोट्स की, और एक नहीं 2-2 3-3 कॉपीज लगानी है, ठीक है जी। एक तो आपको मैंने बता ही दिया प्लानिंग के लिए लगानी है। अच्छा सर, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हो गया। थर्ड, अब हम आते हैं, थर्ड मैंने पॉइंट जो लिख रखा है दैट इज हिंदी में गणना करने के लिए। हाँ अभी देखिए क्लासिफिकेशन किया, अब हर हेड में, ईच हेड में क्या करना है हमें, हर हेड में हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है, गणना करनी है, कंप्यूटेशन करनी है या गणना करनी है। अब ये हर हेड में गणना का क्या मतलब है सर, ये बता दो हमें फटाफट से। देखिए फ्रेंड्स, हर हेड में, अब यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ हाउस प्रॉपर्टी की। देखिए जब आप सबसे पहले जब स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं कंपटीशन के लिए, वहाँ पे आप लिखते हैं सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके नीचे लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम एग्जांपल में समझते हैं हाउस प्रॉपर्टी के इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या मिलते हैं, सेक्शन 24 के अंदर कुछ डिडक्शन भी मिलती हैं, 24A 24B, ठीक है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो सारी आप कैलकुलेशन क्या करते हो, वो सारी आप ईच हेड में करते हो कैलकुलेशन, वो सारी आप क्या करते हो, ईच हेड में करते हो। और यहाँ पे अभी मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था, डिडक्शन। जो भी इस हेड की डिडक्शन है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, इस हेड की मैं फोकस दे रहा हूँ, मैं वेट दे रहा हूँ यहाँ पर हेड को, जो वर्ड बोल रहा हूँ, इस हेड में जो डिडक्शन थी, यानी कि सेक्शन मान लीजिए 24B की 30% वाली स्टैंडर्ड, या कहीं आपने कोई एग्जेम्पशन देनी है, एग्जेम्पशन मतलब मैं कहता हूँ सैलरी वाली, सैलरी के लिए आपको फुल आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। जैसे कृषि के लिए मान लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम के लिए मान लेते हैं फुल एग्जेम्पशन है, या हाफ एग्जेम्पशन HRA के लिए, हाउस रेंट अलाउंस के लिए, ठीक है, जो घर के लिए आपको पैसा मिलता है ना, हाउस रेंट अलाउंस, उसके लिए आपको हाफ छूट मिलती है। तो वो आप क्या करते हो, सैलरी के अंदर अंदर ही एडजस्ट कर लेते हो। तो यानी कि हर हेड में उनकी कैलकुलेशन करना, उनकी डिडक्शन की कैलकुलेशन कर लेना, वो सारा आपको थर्ड स्टेप में करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप समझ लिए, हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, 3 स्टेप्स को समझ लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से इरेज करना शुरू करता हूँ, ये आपने नोट कर लिया यहाँ पर, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बनी रहे। तो अभी तक हमने 3 स्टेप समझा। सबसे पहले हमने समझ लिया रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद हम क्या करें, हम आ गए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम में। हमने यहाँ पर बात करी 5 हेड की। 5 हेड के बाद हम अब हर हेड में क्या करते हैं, एग्जेम्पशन और डिडक्शन निकालते हैं। देखिए डिडक्शन में वापस से वर्ड बता देता हूँ, डिडक्शन क्या होती है और एग्जेम्पशन क्या होती है। हिंदी में इनका वर्ड है, एग्जेम्पशन तो होती है छूट और डिडक्शन होती है कटौती। मैंने आज भी लिख रखी है सारी डिक्शनरी, जो भी मतलब है इनके मतलब है। डिडक्शन होती है कटौती, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 80D 80C आपने सुना ना, 80C में हमें 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, 80D की डिडक्शन मिल जाएगी, मेडिक्लेम मिल जाएगा। ये तो होते हैं सारे डिडक्शन, कटौतियाँ, यानी कि आपकी इनकम तो है पर उसमें से आपको कुछ कटौती मिल जाएगी। और एग्जेम्पशन का मतलब होता है, छूट का मतलब होता है वो इनकम का भाग ही नहीं बनेगी। डिडक्शन तो आपकी टोटल मतलब इनकम निकलने के बाद उसमें से छूट दी जाती है। सैलरी के लिए आप सैलरी आपने काउंट करी, उसके बाद आपको डिडक्शन मिल जाए कुछ, ठीक है। तो डिडक्शन तो क्या होती है, कटौती, पर एग्जेम्पशन क्या होती है, छूट। इसको इनकम में जोड़ा ही नहीं जाएगा, इसको इनकम में जोड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों में ये अंतर रहता है।
अच्छा, और आपको बता दें कटौतियों का जो चैप्टर है, चैप्टर 6A जहाँ पर आपको तरह तरह की कटौतियाँ मिलती हैं, ये भी आपको आगे जाके हम करवाएंगे। और एग्जाम्शन का सेक्शन 10 के जो सेक्शन 10 है, 11 है, 12 है, ये आपके क्या है, एग्जाम्शन के सेक्शन है। अच्छा ठीक है जी, ध्यान रखना है एग्जाम्शन के सेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं, 10, 11, 12। 10 में वो बहुत सारे प्रोविजंस की बात करता है, 11, 12 किसके लिए हैं, 11, 12 आपके लिए हैं, क्या कहते हैं, आपके चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लिए, ठीक है, जो आप मंदिर मस्जिद स्कूलों की छूट लेते हैं तो उनके लिए ये सेक्शन है। सेक्शन 13 भी इसके साथ कैलकुलेट होता है। सेक्शन 14 में कुछ इसी से रिलेटेड चर्चा होती है। तो सेक्शन 15 से जाकर हम लोग आगे सैलरी के ऊपर चर्चा करने शुरू करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आ गया। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 आपका जो कहते हैं, देखिए अभी हमने क्या किया, ईच हेड में सारी कैलकुलेशनें करनी शुरू कर दी। फिर हम आते हैं क्लबिंग करने के लिए, इनकम में जोड़ना है। अब हम क्या करना शुरू हुए, क्लबिंग करना शुरू हुए। बच्चों की और बीवी की, बहू की, इस तरह की जो इनकम हमने ट्रांसफ़र कर दी थी। होता क्या है, कई बार ना लोग बहुत शाणे बनते हैं, समझदार बनते हैं, अपनी आय को ना अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र, अपने बच्चे के नाम पे, अपनी बहू के नाम पे इस तरह से ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो वो इनकम क्या है, इन्होंने क्या किया, कहते हैं ना 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 वो आप ही की आय जुड़ेगी। ऐसा क्यों करते हैं लोग, ताकि ज़्यादा टैक्स ना देना पड़ जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्लबिंग का प्रोविज़न सरकार लेकर आई। किसका प्रोविज़न लेके आई, क्लबिंग का, यानी कि बच्चों बीवी की ऐड इनकम को जो आपने दिखा दी थी, शिफ्ट कर दी थी, उसको भी हम आपकी इनकम मानेंगे और आपके ऊपर टैक्स लगा कर देंगे। क्लबिंग के बाद आता है हमारा जो अगला स्टेप, ये देखिए हमने स्टेप 4 कर लिया। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है हमारा स्टेप, मैं यहाँ लेता हूँ इसको, स्टेप 5 में आता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अब इसमें क्या होता है सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, जो हानियाँ हुई थी, जो मान लीजिए मुझे एक बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, दूसरे से हानि हुई, तो उन सबको क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। उनको आपस में क्या कर देते हैं, मान लीजिए एक बिजनेस से मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख ही है, 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। सर अगर 2 लाख का नुकसान होता और 1 लाख का प्रॉफिट होता तो माइनस 1 लाख होता, सरकार आपको टैक्स वापस नहीं देती, पर हाँ कहती कि आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। हालांकि इसको जब आगे जाकर चर्चा करेंगे तो इसको और समझेंगे, इसके कई टेक्निकल पॉइंट है। अभी मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ सेट ऑफ क्या होता है। ये तो हुआ सेट ऑफ। अब कैरी फॉरवर्ड क्या चीज़ है, सेट ऑफ तो मतलब एक से एक को सेट हो गया, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, इस साल नहीं हो पाया, अगले साल ले जाओ, अगले साल हम कर लेंगे। मान लीजिए अभी मैंने बोला 2 लाख का नुकसान, 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का क्या बचा, नुकसान ना। इस नुकसान को इस साल तो एडजस्ट नहीं कर पाए, तो हम अगले साल ले जा सकते हैं। क्या सर, इसको ज़िंदगी भर ले जा सकते हैं ना, 8 साल तक की भी लिमिट है, 4 साल तक की भी लिमिट है, ठीक है जी। तो ऐसी कुछ लिमिटें हैं जो हम इस चैप्टर में जाकर करेंगे स्टेप 5 में, ठीक है जी। इसको हम हिंदी में कहते हैं हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना। ये आपको नोट्स में सब कुछ है, मैंने नोट्स से ही देखा है ये जो मैंने वहाँ लिखा हुआ आपके लिए। उसके अगला स्टेप आता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। फ्रेंड्स अब यहाँ पर पांचों हेड की इनकम का टोटल मार लिया जाता है। पांचों हेड की टोटल का क्या किया जाता है, पांचों हेड की इनकम का क्या करते हैं, टोटल, मतलब जो भी सारी इनकम होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो ये स्टेप हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर क्या हो गया, ये हमारा स्टेप नंबर हो गया हमारा 6, ठीक है जी। ये हमारा था 5, ये था 4, ये था 3, ये था 2 और ये था 1, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़े, हम आए हैं अब आगे की चर्चा में, जहाँ पे हम आगे डिडक्शन में, स्टेप नंबर 7। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ समझाया था हमें, यहाँ पर आपने डिडक्शन। फ्रेंड्स डिडक्शन में आपको बताना चाह रहा था 80D 80C, पर कुछ ये डिडक्शन यहाँ ना आके यहाँ आएंगी। ये तो मैंने डिडक्शन को समझाने के लिए जो अक्सर आप सुनते हैं वो बताया था आपको। यहाँ पर आपके लिए आएगा 80C 80D की डिडक्शन आपको टोटल इनकम में से मिलती है। यहाँ तो कुछ छूटें होती हैं जो आपको अंडर द हेड मिल जाती हैं, कुछ छूटें आपको अंडर हेड मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना सेक्शन 24B या आपको सेक्शन 16 के अंदर, ठीक है,
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी का जब आप बात करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। तो मैं अंडर हेड में अलग डिडक्शन मिल सकती है और यहाँ पर आपको टोटल इनकम पे डिडक्शन मिलती है, जो कि आपको चैप्टर 6A में मिलती है। यहाँ पर जब कटौतियाँ ले लेते हैं तो अब आते हैं हम स्टेप 8 की तरफ। ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन कम करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने पर आपके पास आता है नेट इनकम या टोटल इनकम, या टोटल इनकम। ये आपके पास आ गया आपका 8वां स्टेप, ये आपके पास आ गया आपका 8वां स्टेप। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं हम अपने। हाँ सर, ज़रूरी है। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये सारी चीज़ें अब आप नोट करते जा ही रहे होगे। ये मैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा साफ दिखना शुरू हो। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से हटा दिया थोड़ा सा, ताकि हमारे लिए थोड़ा स्पेस और बच जाए। हाँ सर, ज़रूरी है सर। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। वापस से करते हैं। ये टोटल इनकम हो गए। यहाँ तक हमारे 8 स्टेप पूरे हुए थे। अब हम 9वें स्टेप की तरफ आ रहे हैं। अब मेरे पास देखिए मेरी टोटल इनकम आ गई है। टोटल इनकम के बाद जो हमारा हिंदी का वर्ड आता है वो है रेट लगाना। टैक्स के क्या लगाने हैं, रेट लगाने का कार्यक्रम हमारे पास शुरू हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स के रेट लगाने शुरू होते हैं। मेरी टोटल इनकम आ गई। मान लीजिए मेरी इनकम आई 5 लाख। मेरी इनकम क्या आ गई, 5,10,000 रुपये। आगे मैं 10,000 और जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स की रेट कैलकुलेट होगी। टैक्स की रेट कैलकुलेट होगी, टैक्स कैलकुलेट किया करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया आपका स्टेप नंबर 9। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें कायदे से तो समझने चाहिए थे स्लैब रेट। स्लैब रेट इंडिविजुअल, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, HUF, इनके लिए रहते हैं सेम, जब अगर वो 60 साल से कम है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी टेबल बना के दिए हुए हैं। 60 साल से अगर एज कम है तो जो रेट इंडिविजुअल के ऊपर, HUF के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वही लोकल अथॉरिटी, BOI, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है जी, आगे जब हम चर्चा करते हैं AOP, BOI, इनके ऊपर भी वही रेट रहते हैं। आगे की चर्चा में फिर हम समझते हैं 60 साल से ऊपर के इनकम के लोगों के लिए टैक्स रेट में थोड़ा सा राहत दी जाती है। जैसे 60 साल से कम वाले व्यक्ति, यानी मेरे लिए देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंस एक्ट 19 के लिए, फाइनेंस एक्ट 19 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए मुझे 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं देना था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक मेरे ऊपर 5% का रेट था। ये आपको सारे के सारे नोट्स में मिल जाएगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 10% नहीं, 20% सीधा, 5 के बाद सीधा 20। ठीक है जी, और उसके ऊपर इनकम आने पर 30% का रेट लगा दिया जाता था। पर अगर मेरी इनकम मेरी एज 60 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर 2.5 लाख की जगह, यानी कि पहले 2.5 लाख रुपए से कम तो 0 था, अब 3 लाख रुपए तक की छूट दे दी जाती है। 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5%, यानी कि यहाँ पर मुझे 2,500 रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। यानी कि 2,500 रुपये का फ़ायदा कैसे, जब मेरी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में आएगी, तब मेरा पहले 12,500 आ रहा था, अब वो 10,000 रुपये ही होगा। ये सारे आपको रेट्स याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स के अंदर टेबल में दे रखे हैं। और अगर मेरी 80 साल से ऊपर की उम्र है, तब मुझे थोड़ा और फ़ायदा मिल जाता था। तब मुझे 0 से लेके 5 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पर सीधा 20% आता है, और 20 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर सीधा 30% के रेट में लगता था। यानी कि 5% या 10% वाली कोई कहानी नहीं है 80 साल से ऊपर वालों के लिए, 80 साल और उससे ऊपर वालों के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ तक आपको इंडिविजुअल के लिए कहानी समझा दी। 60 साल से कम वही कहानी HUF के लिए भी लगती है, AOP के लिए भी लगती है, BOI के लिए भी लगती है। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो इसके ऊपर 30% का रेट लगाया गया है। अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप के बाद कंपनीज के लिए भी, तो कंपनीज के लिए यहाँ पर 2 तरह के रेट अब हो गए हैं। एक रेट
25% का टैक्स का लगेगा अगर आपकी टर्नओवर 40। देखिए मैं अब सारी बातें बोल रहा हूँ, लिखने में ये बहुत समय जाएगा क्योंकि मुझे टेबल्स बनानी पड़ेंगी, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ सुन सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। कंपनी, मैंने पार्टनरशिप के लिए बोला 30% का रेट, कंपनीज के लिए बोल रहा हूँ 25% का रेट अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम रही। 400 करोड़ से ऊपर वालों के लिए स्टैंडर्ड रेट जो कंपनीज पे एप्लीकेबल है यानी कि 30% का वही लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन कंपनीज की, डोमेस्टिक कंपनीज की। अगर यही फॉरेन कंपनीज होती तो 40% का रेट उनके लिए प्रेस्क्राइब है। ठीक है जी, तो ये बात हमने कंपनीज के लिए भी समझ ली। अब बात करता हूँ मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत अलग है, ध्यान रखिएगा। वहाँ कोई 2.5 लाख की बात नहीं है, वहाँ कोई 3 लाख की बात नहीं है, वहाँ पर सीधी साधारण सी बात है 10,000 रुपये से कम है। गाइस ध्यान से सुनिए, तो 10%, 10,000 तक। इससे ऊपर 20,000 रुपये तक आप जाते हैं तो आपके लिए 20%, और इससे ऊपर जाते ही आपके लिए 30% का रेट है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए तो बहुत ज़्यादा टैक्स के रेट लगाए हुए हैं। अच्छा, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमने रेट वाली कहानी सारी समझी। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगा हुआ रेट एलएलपी के ऊपर भी लागू है। तो यहाँ पर हमने कुछ रेट्स की चर्चा कर ली। अब जब हम आगे बढ़ते हैं रेट के बाद, देखिए मैंने यहाँ पर आपको सारे रेट बोल दिए। अगर मैं लिखने जाता तो बहुत अधिक समय जाता, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ दिया है। रेट्स के बाद हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज एंड रिबेट की। अब ये क्या होता है सरचार्ज एंड रिबेट की? अब ये सरचार्ज तो सरचार्ज, ये चार्ज के ऊपर चार्ज, चार्ज के ऊपर चार्ज, यानी कि जो टैक्स आपने रेट के थ्रू कैलकुलेट किया होगा उसके ऊपर आपसे क्या ले लिया जाएगा? सरचार्ज। ठीक है जी। क्या ये हर स्टेप पे लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर स्टेप पे नहीं लगेगा। सरचार्ज को समझने से पहले हमें समझना होगा रेट। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ये 10 स्टेप हुए हैं। अभी मैं इसको इरेज करूंगा ताकि मैं आपको थोड़ी सी कहानी एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हमें समझना है सरचार्ज। क्या समझना है? सरचार्ज ये क्या है, और साथ में हमें समझना है रिबेट। देखिए रिबेट है एक तरह की छूट। किसको दी गई है? ध्यान से सुनना। मैं हूं राम, मैं क्या हूं? राम। राम की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है और इसकी एज 60 साल से कम है। ध्यान से सुनना, 60 साल से कम है इसकी एज। 60 साल से कम यानी मान लेते हैं 58 ईयर्स है। राम ने कमाए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए प्रॉफिट, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा? फटाफट से बताइए, लगेगा ना? कितना लगेगा सर? 2.5 लाख रुपए तक तो कुछ नहीं, 2.5 से 3 यानी कि 50,000 के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। यही था ना, 5 लाख रुपए तक लगेगा। 2.5 तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 में क्या था? 5% टैक्स था ना। तो इन्होंने क्या कहा, 87A एक सेक्शन दे दिया आपको, सेक्शन 87A, जिसके अंदर छूट का प्रावधान किया। इन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको छूट हम दे देंगे। तो हम आपको क्या करेंगे? छूट देंगे टैक्स की। तो अभी मैंने बोला कि ये जो 5% लगता है, यानी कितना लगता? 2500 रुपये, 2,500 रुपये लगता है ना। 10% 5,000 है तो 2500 रुपये। ये सरकार ने कहा छूट है जी। कौन सी धारा में? सेक्शन 87A, याद रखिएगा। कहाँ तक? 5 लाख रुपये तक। ठीक है जी। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपको और आगे ध्यान रखना है, ये किसके लिए इन्होंने अलाउ किया? इन्होंने 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए ये छूट का प्रावधान किया है। कहाँ पर किया? 87A के अंतर्गत। ओके, अच्छा, अब जब मैं बात करता हूँ इससे आगे की, अब मैं बात करता हूँ सरचार्ज। ये क्या है गाइस? ध्यान से सुनिए। सरचार्ज इंडिविजुअल के लिए बहुत भारी भरकम चार्ज कर दिया सीतारमन जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने। इन्होंने कहा 50 लाख तक कमाने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, कहाँ तक? 50 लाख से 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक तो आपके लिए 10% का सरचार्ज है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, ओह माय गॉड, 15%, 2 करोड़ से गाइस
5 करोड़ तक शायद, वैसे मैंने इसमें दे दिया है 5 करोड़ तक 20%। अगर मैं गलत नहीं हो रहा, 1 मिनट में देख लेता हूं अगर मैं कहीं गलत ना करवा दूं। हाँ 2 करोड़ से 5 करोड़ है ना, 1 मिनट, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, फिर 25% है, 20% नहीं है 25% है। और 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा होने पर आप पर 37%। इतना भारी भरकम सरचार्ज है ये पिछले जो फाइनेंस एक्ट इन्होंने निकाला था इलेक्शन के बाद, इन्होंने इतना सारा टैक्स लगा दिया इंडिविजुअल के ऊपर, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर। ठीक है जी। अब बात करते हैं फर्म्स के ऊपर। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा तो। अब मैं बात कर लेता हूं फर्म्स के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। 30% टैक्स तो आप दे ही रहे हो, उसके बाद आपको सरचार्ज भी देना है। 1 करोड़ से ऊपर जाते ही, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर गए तो आपको कितना सरचार्ज देना, आपको सीधा 12% का सरचार्ज देना है। क्लियर है जी। अच्छा, ये फर्म और एलएलपी दोनों एक जैसी बातें करता है। अब बात करते हैं कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए ठीक है जी, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, गाइस ध्यान से सुनिएगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से जैसे ही ऊपर गए तो आपके लिए है 12% का रेट। ये सरचार्ज के रेट याद रख लीजिएगा, पिछली बार क्वेश्चन आया था सरचार्ज वाली बात पे। ठीक है जी। ये कंपनी हो गया, कौन सी कंपनी थी ये, डोमेस्टिक। और इसके बाद क्या कहानी है, इसके बाद कहानी आती है हमारी फॉरेन कंपनीज की, हमारी फॉरेन कंपनीज की। उनके लिए 1 करोड़ से 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ यहाँ पर था शायद हमारे पास 2%, मैं गलत नहीं हूँ तो 2% ही है आई थिंक, हाँ 2%। और 10 करोड़ से ऊपर पे क्या है, 10 करोड़ से ऊपर पे क्या है, यहाँ पर आ जाएगा इनका 5% जी। क्योंकि इनकम टैक्स में आपको डेटा बहुत याद रखना पड़ेगा, तो ये कुछ डेटाज हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया सरचार्ज वाली कहानी को। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। फर्म में 1 करोड़ से ऊपर जाते ही सीधा 12% का रेट है। डोमेस्टिक कंपनी में 1 से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ऊपर 12%, और फॉरेन कंपनी में 1 से 10 करोड़ 2%, यानी यहाँ कम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाहर की कंपनियों पे हम लोग वैसे भी 40% का रेट लगा रहे हैं, और 10 करोड़ से ऊपर 5% का रेट लगने वाला है। हाँ, यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। इसके बाद हम चले आगे, यहाँ पे हमने लगा लिया सरचार्ज, फिर हम आएंगे सेस की तरफ। सेस का पहले 3% होता था, इन्होंने काटकर 4% कर दिया है, इन्होंने काटकर 4% कर दिया। सेस का नाम भी चेंज हो गया, यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है जी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगा दिया गया है। ये हमारा 11वां पॉइंट हो गया। 12वां पॉइंट जो हमारा था वो था एडवांस टैक्स का। अब तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है जी, ख़त्म हो गया फटाफट से। एडवांस टैक्स के ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे। ये हमसे एडवांस में ही ले लिया जाता है। जिन लोगों का 10,000 से ज़्यादा टैक्स बनता है साल में, उनसे क्या कहा है इन्होंने, एडवांस टैक्स जमा करवा दो, टीडीएस के प्रोविज़न लगा दिए। तो ये आगे समझने की चर्चा है। उसके बाद तो होता है जी टैक्स पेबल एंड टैक्स रिफंडेबल। अब ये क्या कहानी है, इसको समझ लो। लास्ट में हम क्या निकालते हैं, या तो मेरा टैक्स देना बचता होगा या मेरा रिफंड लेना बचता होगा। सर रिफंड, हाँ जी, आपने रिफंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टैक्स पेबल तो मतलब मेरा गवर्नमेंट को देना है, और टैक्स रिफंडेबल मतलब टैक्स देना और टैक्स वापस लेना। होता क्या है, सरकार कई बार ना मेरे से ज़्यादा पैसा ले लेती है टीडीएस और एडवांस टैक्स में, पर बाद में मेरे डिडक्शन और मेरी छूटों के कारण मेरा कुछ टैक्स कम बनता है, पर मेरा सरकार को जमा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। तो जब मेरा जमा ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, सरकार से वापस ले सकता हूँ। लेने की प्रक्रिया के लिए मुझे अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। उसके बाद मेरा जो रिफंड बनेगा वो मुझे वापस कर दिया जाएगा एक निश्चित समय में। अगर निश्चित समय मुझे रिफंड नहीं मिलता तो बाद में मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस किया जाता है। ये पूरे 13 स्टेप हमें इनकम टैक्स के इस पूरी जर्नी में समझने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनका रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, और हम अपना नया टॉपिक करने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में,
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नोट्स ऑलरेडी आपके पास ऐप में हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और बस पढ़ते रहिए और रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझे मालूम है उससे कई गुना ज़्यादा आप भी कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेहनत को मिलकर एक बहुत विशाल मेहनत के रूप में बदलते हैं और रिजल्ट को पॉजिटिव लेके आते हैं। जुड़े रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।